डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का किया उद्घाटन। कहा, रक्षा क्षेत्र में बढ़ी है देश की आत्मनिर्भरता। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अब भी पूरी तरह से सतर्क। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम कसने के लिए सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5। देश भर में 42 स्थानों पर एक साथ की छापेमारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। और इस बीच देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने के क्रम में लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया। और ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की अहम भागीदारी के कारण निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को तेज गति मिलेगी। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। और लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है
कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। और रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, और ये जो ब्रह्मोस सुविधा केंद्र है किन मायनों में खास है, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपके पास मैं इस ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के बारे में जरूर जानूंगा, लेकिन पहले जरा बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर अपना संबोधन दिया ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, और कौन कौन सी बड़ी बातें कही रक्षा मंत्री ने? बिल्कुल लालचंद, देखिए रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी कायराना हमला किया गया था, उसके बाद से भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक्शन किया गया। और खास बात रक्षा मंत्री ने कही कि भारत ने कभी भी कोई सिविलियन या जो आम नागरिक हैं उनको टारगेट नहीं किया। जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान है, उनको निशाना बनाया गया। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी खास बात यह है कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उरी की घटना के बाद से ही पूरी दुनिया के सामने आ गया था, और अब इस घटना के बाद से पूरी दुनिया जान चुकी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि अगर भारत की तरफ कोई हमला करता है या भारत की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो न केवल उसे सीमा के इस पार बल्कि सीमा के उस पार भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बड़ी बात है। ये भारत का एक पॉलिसी शिफ्ट बताता है कि अब भारत पर कोई हमला करता है, किसी भी तरह का कोई आतंकी गतिविधि या कोई भी आतंकी हमला करता है, तो भारत किसी भी सूरत में उस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी सरजमी पर कहीं नहीं छोड़ेगा। अब जरा आते हैं ब्रह्मोस सुविधा केंद्र पर। क्या कुछ खास है सुधीर इसमें, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी है, जिस तरह का ये सेंटर है, रक्षा मंत्री ने इसके उद्घाटन करते हुए कई बातें कही, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो, उत्तर प्रदेश के योगदान की बात हो, ये तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ खास है इस ब्रह्मोस सुविधा केंद्र में सुधीर? देखिए लाजन, खास बात यह है कि इसे जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर है उसमें खास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन है उसको मदद मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में सबसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। और जिस तरीके से अभी हाल ही की घटनाओं में जो ब्रह्मोस का योगदान जो रहा है, रक्षा मंत्री ने उसको भी यहाँ थोड़ा इशारा करते हुए बताया था। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि भाई पाकिस्तान वाले तक जान चुके हैं कि आखिर ब्रह्मोस किस तरीके से कितना खतरनाक है। तो लाजन, यहाँ जो डिफेंस प्रोडक्शन होगा जाहिर तौर पर इससे न केवल उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा, खासतौर पे जो रोजगार की बात भी है वो भी काफी बढ़ेगी। इस चीज को खास तौर पर यहाँ बताया गया। और डिफेंस, जी हाँ, ब्रह्मोस का चूंकि ज्वाइंट मैन्युफैक्चर भारत और रशिया दोनों करें, इस फैसिलिटी को रक्षा मंत्री ने खास तौर पर कहा कि उन्होंने ये आग्रह किया था इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, और पिछले 40 महीने में इसे बनाकर तैयार किया गया। तो जाहिर तौर पर इससे न केवल यूपी में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, बल्कि जो रोजगार जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी, जिस तरह से कि आज इसका उद्घाटन किया गया, आज बहुत बेहद महत्वपूर्ण दिन है सुधीर, क्योंकि इतिहास में 11 मई की जो तारीख है वो पोखरण परमाणु परीक्षण से भी जुड़ी हुई तारीख है, और रक्षा मंत्री ने इसका भी जिक्र किया। और ब्रह्मोस भी भारत की शक्ति का प्रतीक है। लगता है 11 मई के दिन को खास तौर पर इसके लिए चुना गया था। बिल्कुल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तकनीक को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया की बात उन्होंने खास तौर पर की, रक्षा उत्पादन की उन्होंने बात की, जिस तरीके से लगातार हम अपने रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें लालचंद, तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, एक वक्त था जब भारत और दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से था, और अब स्थिति ये बदली हुई है कि अब हम जो रक्षा निर्यातक हैं उनमें शामिल होने जा रहे हैं। हमारा रक्षा निर्यात 20,000 करोड़ से ज्यादा आगे बढ़ चुका है लगातार। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, न केवल हमारी डिफेंस जो फोर्सेज हैं उनको लेकर भी बहुत बढ़िया जो तकनीक है वो हम डिफेंस फोर्सेज को वो तकनीक भी मुहैया करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सबका प्रोडक्शन जो है वो देश में हो रहा है। जब अभी हाल ही में जिस तरीके से जो सैन्य कार्रवाई हुई, भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइकिंग जो की है उसके लिहाज से अगर आप देखें कि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की पड़ती है, कोई भी देश तब ज्यादा बेहतर। जी
जी शुक्रिया। फिलहाल लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन सुधीर की तमाम बातें हमारे तक पहुंच गई कि क्या कुछ खास महत्व है और किस तरह से आज 11 मई का दिन इसके लिए चुना गया है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को हम सब कुचल कर रहेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 नोड स्थापित किए गए हैं और अब हम रक्षा उत्पादन के साथ ही मित्र देशों को इसका निर्यात भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। अगली खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात अब सामान्य हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी भी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया गया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि वो अपने नागरिकों की सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना पड़ें और ना ही उन्हें फैलाएं। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह भी दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि इन संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। इस बीच जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिणी कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी की छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन ढांचे को खत्म कर देना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद जम्मू कश्मीर, पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। तो पिछले 4 दिनों से स्थानीय बाजार बंद थे, लेकिन अब बाजार फिर से खुल चुके हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की ही तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। इधर दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मौजूदा हवाई हालात और कड़े सुरक्षा प्रावधानों के चलते सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतजार का समय बढ़ सकता है। तो एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी संबंधित एयरलाइन के ताज़ा शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते रहें।
केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचे। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के जरिए फ्लाइट स्टेटस वेरीफाई करें। साथ ही यात्रियों को किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करने का सुझाव दिया गया है। और भारत और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की भी बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय सैन्य बल या मौजूदा स्थिति से जुड़ी संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। ये मैनिपुलेटेड वीडियो हैं, इनके झांसे में ना आए, इसे शेयर ना करें। पीआईबी ने कहा कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है तो पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। और देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सेना के जवान एम मुरली नाइक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एम मुरली नाइक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। तो श्रद्धांजलि सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राजकुमार थापा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों में 14 मई तक उष्ण लहर की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में आज गरज के साथ बिजली, वर्षा और तेज हवा की संभावना है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में 12 मई तक और मध्य भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और वर्षा की संभावना है और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और देश में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थगित हुई सीए की परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी गई है। आईसीएआई ने स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान किया। स्थगित की गई सीए परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने शनिवार की रात ये घोषणा की। आईसीएआई ने कहा, एक अधिसूचना में कहा कि देश में सुरक्षा स्थिति के घटनाक्रम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और INTT-AT PQC परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं पहले 9 मई से 14 मई तक के लिए निर्धारित की गई थीं। आईसीएआई ने बताया कि परीक्षा के केंद्रों और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीए फाउंडेशन मई 2025 परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 15, 17, 19 और 21 मई को होंगी। अब बात सीबीआई की कार्रवाई की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम कसने के लिए अपने अभियान ऑपरेशन चक्र 5 के तहत एक व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने देश भर में 42 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें टेलीकॉम ऑपरेटरों के पॉइंट ऑफ सेल यानी POS एजेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये एजेंट्स कथित तौर पर साइबर अपराधियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों के लिए सिम कार्ड जारी कर रहे थे। सीबीआई के बयान के अनुसार इन सिम कार्ड्स का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, व्यक्तित्व की नकल, धोखाधड़ी वाले विज्ञापन, निवेश घोटाले, UPI धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में किए जा रहे थे। इस कार्रवाई में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे 8 राज्यों में 38 POS एजेंट्स के परिसरों की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की, जिनमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, KYC दस्तावेजों की प्रतियां और अवैध सिम कार्ड वितरण शामिल हैं। इसके अलावा अपराध से अर्जित संपत्ति भी जब्त की गई। जांच एजेंसी ने KYC नियमों का उल्लंघन कर अनधिकृत रूप से सिम कार्ड बेचने के आरोप में 4 राज्यों से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज शुरू हो रहा है। यह वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। तो वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है, ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो उस पर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बात खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया का मंच देश में ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा है। तो खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा खेलो इंडिया का मंच खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में रह रही रंजिता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजिता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजिता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगी। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली रंजिता का जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ तो पासपोर्ट में मां और पिता का नाम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पासपोर्ट में सुधार होने के बाद रंजिता ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल की चमक बिखेरी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजिता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है, तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा जरूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने एनसीवी में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन। आज रंजिता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजिता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं तीरंदाजी के अलग अलग वर्गों में महाराष्ट्र के नाम 6 स्वर्ण पदक रहे। खिलाड़ियों ने अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए भागलपुर की हॉस्पिटैलिटी और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी अपनी खुशी जाहिर की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन सामने आया है।
वहीं तीरंदाजी में भी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 2-2 पदक जीतकर जा रहे हैं खेलो इंडिया में। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस साल मेरी दूसरी खेलो इंडिया है और इस साल दोनों भी गोल्ड, इंडिविजुअल और मिक्स टीम। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी टीम और महाराष्ट्र के लिए। खेलो इंडिया के बाद अगला गेम क्या होगा और आपकी तैयारी कैसी होगी? अभी तो सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं 2028 के ओलंपिक के लिए। हमारा कंपाउंड राउंड है वो अभी 2028 में ऐड हुआ है और आर्चर में अब तक ओलंपिक को एक भी मेडल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि ओलंपिक में सिलेक्ट होने के बाद ज़रूर एक मेडल लाए इंडिया के लिए। भागलपुर आके कैसा लग रहा है आपको? भागलपुर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सोचा था उससे तो बहुत अच्छा है। जितना हम लोगों ने सोचा था फैसिलिटीज़ मिलेगी उससे तो कई गुना अच्छे मिल रहे हैं फैसिलिटीज़, खाना रहना बाकी सब। खेलो इंडिया का जो आर्चरी है यहाँ पर इनको विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्पर्धा देखने को मिली और जो सुविधाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के अनुरूप ही हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, भागलपुर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीरंदाजी प्रतियोगिता के स्तर काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं। दिल्ली से आई आर्चरी टीम के कोच और खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया के मंच पर आज देश के शीर्ष तीरंदाज स्पर्धा कर रहे हैं। तो वहीं भागलपुर में बनाया गया आर्चरी रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बिल्कुल अनुरूप है। तो देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये खास बातचीत उनके साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आर्चरी के कंपाउंड मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम आज भी मेरे साथ है। आप दोनों ने कंपाउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बिहार के साथ एक कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा मुकाबला? अच्छा रहा मुकाबला, अच्छा रहा खेल के। हमें मिक्स टीम मुकाबला पोडियम पे, बाकी ब्रॉन्ज जीत के खुशी हो रही है। खेलो इंडिया के मंच पर आप पहली बार आई हैं या पहले भी कभी? मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, पर पोडियम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेडल भी आया और इतनी मेहनत करी थी तो आना था। आप एक कोच हैं, पहले भी आप बड़े मंच पर खेल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुविधाएं कैसी हैं खिलाड़ियों के लिए? जैसे यहाँ पे भागलपुर के अंदर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और ये बच्चों के लिए बहुत एक मोटिवेट चीज़ है, बिहार के भी और पूरे इंडिया के भी। तो इससे बिहार की आर्चरी बहुत बढ़ेगी और इंडिया की आर्चरी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। जैसे हमें यहाँ की उम्मीद से थोड़ा सा अलग है कि गांव के अंदर थे हम कि मिले फैसिलिटी ना, बट यहाँ पे बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी मिली है। ग्राउंड को लेके कहें तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड तैयार किया है हमारी बिहार गवर्नमेंट ने और सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो जाहिर तौर पर खेलो इंडिया का ये मंच खिलाड़ियों को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दे रहा है बल्कि आने वाले समय में बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। जाहिर तौर पर ये मंच न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए लाभकारी होगा बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक दिलाने में भी कारगर साबित होगा। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, भागलपुर। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।